बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। और इसमें हम ये पुराने प्रश्न पत्र हैं कुछ जो कि 2022 से लेकर के और 2024 तक मैंने आपके लिए रखे हैं। तो इसमें बच्चों मैं आपको केवल हिंदी के पेपर कराऊंगा और वो भी विगत 3 वर्षों के हैं, क्योंकि अगर मैं लगातार सारे पेपर कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं 3 वर्षों के इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि ये पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से और कौन कौन से चैप्टर से हमारे हिंदी के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक आपको जानकर हैरानी होगी बच्चों, जो मैंने आपको अभी तक हिंदी में चैप्टर वाइज 1 बाई 1 पढ़ा रखा है उसी से रिलेटेड शायद आप सारे प्रश्न देखोगे पिछले 3 साल के पेपर से, क्योंकि मैंने सिलेबस इसी हिसाब से तैयार किया था कि आपके जो पुराने पेपर हैं उन्हीं के आधार पर हमने पूरा पेपर बनाने का प्रयास किया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं हालांकि सारे पेज दिखाऊंगा, मगर आपको ये जानना चाहिए कि हमारा पेपर कैसा आएगा। देखिए बच्चों, इस तरीके से पूरा पेपर आएगा। इसमें यहाँ पर एक 3 सील लगी रहती हैं। नीचे भी आपको दिखाऊं तो देखिए, आप एक सील यहाँ पर है, एक सील ये है और एक सील आपको यहाँ मिलेगी देखने को, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही लाया हूँ मैं जैसा पेपर है हमारा। ठीक है, पूरा पेपर ही लाया हूँ 2022 का। एक बच्चे का था, उसका मैंने आपको ये शेयर किया है। और इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन होंगे, इसमें कुछ दिशा निर्देश होंगे जो 2022 में है, वही 2023 में थे, वही 2024 में थे और वही शायद आपके 2025 में होंगे। इसमें बच्चों कुल प्रश्न जो है कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे और आपको 100 में से 100 प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने प्रश्न आते हैं करिए, अगर नहीं आते हैं तो उसमें जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उसमें भी एक तुक्का लगा करके जरूर आइए। इसमें समय आपका बच्चों 2 घंटे का होगा। इसके बाद यहाँ पर ऐसे निर्देश लिखा रहता है, इस प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 100, जिसमें 1 से लेकर के 25 तक तो हिंदी भाषा के होंगे और 26 से 50 तक गणित के होंगे और बाकी 51 से लेकर के 100 तक जो है आपके जीके और मानसिकता के इसमें प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान भी होगा और आपका मानसिक योग्यता भी होगी। उसके बाद दूसरा जो बिंदु के दे रहा है, ये कह रहा है प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए होंगे ABCD, जिसमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। OMR शीट पर प्रश्न के सामने 4 वृत्तों में से केवल उस वृत्त को काला करें जो आपके अनुसार ठीक है। जैसे ABCD 4 ऑप्शन है, तो आपको अगर B सही लग रहा है तो B पर ही आपको इस तरीके से ब्लैक या ब्लू डॉट से क्या करना है, उसे सर्कल करना है। आगे कह रहा है OMR पत्रक भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश OMR शीट के उत्तर पत्रक के पृष्ठ भाग पर अंकित है। ये कह रहा है कि जो OMR शीट आपको दे रखी होगी उस पर दिशा निर्देश दिए होंगे। ठीक है, उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। परीक्षा के उपरांत OMR उत्तर पत्रक जो है कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है। कक्ष निरीक्षक जो आपकी कक्षा में ड्यूटी दे रहा होगा उसको आप क्या करेंगे, अपना उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट को दे देंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकते हैं और जो आपका ये पेपर है इसको आप अपने घर को ला सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला पेपर है आपका, देखो बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। पहला पेपर जो हिंदी का होगा, दूसरा आपका गणित का होगा और तीसरा आपका मानसिक योग्यता का होगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बता भी रखा है, संयुक्त व्यंजन बच्चों हमारे कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे श, यक्ष, त्र और ज्ञ, और एक होता है श्र। ठीक है, ये 4 मैंने आपको बता भी रखे थे। तो इसमें देखो यक्ष, त्र, ये 2 हो रखा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पहले का। ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो इसमें दूसरा प्रश्न बच्चों आपका पावन का संधि विच्छेद है। देखिए मैंने आपको ये संधि विच्छेद वाला जो चैप्टर आपने देखा होगा तो मैंने ये पढ़ा भी रखा है, आपको मालूम भी होना चाहिए कि पावन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा बच्चों, पौधन अन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए। तो इस तरीके से देखो मैंने इस पर जोर भी दिया था, बार बार आपको बताया भी था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पौधन अन। अगला है प्रश्न संख्या 3, आप देखेंगे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको मालूम होगा, व्यंजन संधि। क्या बोलते हैं इसको, व्यंजन संधि उसको कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से,
इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, तो जब इस व्यंजन जो है स्वर में मिलेगा और व्यंजन में भी मिल रहा है तो क्या होगा, वो व्यंजन संधि कहलाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4, निम्न में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द, अब देखिए बाकी ये 3 क्या है, अशुद्ध हैं और इसमें से एक शुद्ध है, तो आप देख रहे होगे दुर्दशा, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। एक देखिए शुद्ध से भी, शुद्ध शब्दों से भी प्रश्न आता है, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको शुद्ध शब्द से भी रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखी है। अगला प्रश्न संख्या 5, किस वाक्य में विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयाबोधक आप जानते हैं विस्मयाबोधक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से और एक बिंदु, मैंने आपको विराम चिन्ह का एक पूरा वीडियो बना के डाल रखा है जिसमें 15 विराम चिन्ह हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में आ रखा है, जरूरी नहीं है ये आपका रिपीट हो, तो आपको जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, इस तरीके के जो चिन्ह हैं इनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक, जिसमें ये आ रखा है चिन्ह, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ भी रखी होगी, तो इसमें जो है किसी वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न संख्या 7, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में प्रयुक्त कारक है। देखिए बच्चों, मैंने एनालिसिस किया है, आपको मैं इसका पहले उत्तर बताता हूँ फिर बात करेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये कौन सा कारक है, इसमें 8 कारक होते हैं, तो इसमें 8 अपादान जो है हमारा, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अपादान कारक। एक बात और बताता हूँ, इसमें पिछले 3 साल से लगातार 22, 23, 24 तीनों वर्षों में अपादान कारक का ही इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोई वस्तु या कोई चीज़ अलग होती है, जैसे गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय, जैसे हिमालय ये है, यहाँ से गंगा निकल रही है, तो गंगा ये आ रही है, तो ये अलग हो रही है गंगा हिमालय से ना। तो कोई चीज़ जब अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना, अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान कारक के सिंबल माने जाते हैं, तो अपादान कारक होगा इसमें भी। और आगे जो 2023-24 का पेपर देखोगे उसमें भी क्या होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। जैसे आकाश से पानी गिरता है, ठीक है, या बारिश होती है, तो वो भी अलग हो रहा है ना, अलग के सेंस में आ रहा, तो अपादान कारक होगा वहाँ भी। अगला प्रश्न संख्या 8, नायक का स्त्रीलिंग होगा। देखिए नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा डी, नायिका। ये बाकी 3 गलत होंगे, नायिकी, नायिका और नायिकी, नायिका, ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए बहुत अच्छा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, उसमें आपने देखा है, देखिए जिसमें सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसमें कर्ता भी आ रहा है और क्रिया भी आ रही है, भरने की, पानी भरने की, या जो भी है, मैं घड़ा भरता हूँ, और घड़ा कर्म हो रहा है, ठीक है। क्या भर रहा है, वो कर्म कर रहा है, यानी कि घड़े भरने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं घड़ा भरता हूँ, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। बाकी में आप तीनों में देखोगे इसमें कोई कर्म नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रश्न संख्या 9 का। अगला है 10वां, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं। देखो अभी हम बात भी कर रहे थे, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसके क्या बोलते हैं, हम कर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, मैंने कहा अभी प्रश्न आया था, आपने पीछे देखा, मैं घड़ा भरता हूँ, तो घड़ा जो भर रहा है, ठीक है, मैं कौन हो गया, मैं हो गया कर्ता, और घड़ा क्या हो गया, कर्म हो गया, घड़ा ही तो भर रहा है वो, और भरना क्या हो गया, क्रिया हो गई, ठीक है। मैं घड़ा भरता हूँ तो ये कर्म हो गया। तो इस तरह वाक्य में जब क्रिया, क्रिया क्या, भरना, ठीक है, और क्या भर रहा है वो, घड़ा, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े, तो क्रिया का फल किस पर फल पड़ रहा है, किस पर फल पड़ रहा है, घड़े पर, तो घड़ा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। देखो भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बता भी रखा है, भाववाचक संज्ञा दूध नहीं होगा, भारतीय नहीं होगा, भूकंप नहीं होगा, इसका ऑप्शन जो है मित्रता होगा। इसका 11वें का उत्तर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, क्या होगा, मित्रता। अगला बच्चों तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए ज्यों के त्यों जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द है आग का, आग, आग नहीं है, आग का क्या होता है, अग्नि होता है। मोर भी नहीं होगा, मयूर होता है। नव है ना, चार क्या होता है, चार को हम चत्वार बोलते हैं संस्कृत में, तो ये भी
नहीं होगा तत्सम नव, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 12 का सी। अगला प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर नहीं आएगा, कई बच्चे क्या करते हैं, निम्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है ऐसे पढ़ जाते हैं प्रश्न को, तो नहीं को भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तम में ऊ हो रखा है, आगमन में आ हो रखा है, विज्ञान में वी हो रखा है, गायक में गा जो है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जिन शब्दों के आगे क्या होता है, आगे जो शब्द लगे रहते हैं, जैसे उ आ वी, ये शब्द क्या होते हैं, हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो पीछे लगे रहते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है भी। आगे है आपका प्रश्न संख्या 14, कौन सा विग्रह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए, तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है, बल से हीन, ये भी मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, बल का हीन तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न संख्या 15, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो, कई बच्चे क्या करेंगे, अग्नि का पर्यायवाची क्या करेंगे, आग, और बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, मगर ये गलत हो जाएगा। जबकि आग भी है, कृषाणु भी है, पावक भी है, अनिल नहीं है। अनिल किसका है, वायु का है, हवा का है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी अनिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो देखिए, ये कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो किरण का रश्मि, गेह का घर, कपड़ा का अंबर, या गणेश का पुरंदर। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। क्यों, गणेश का अगर लंबोदर होता तो चल जाता, पुरंदर किसका है, इंद्र का है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। विलोम शब्द कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे, आय, विलोम शब्द की बात कर रहा है, तो आय का व्यय होता है, बिल्कुल ठीक है। अमृत का सुधा, धनी का निर्धन सही है, रात का दिन सही है। अमृत का सुधा जो है ये बिल्कुल गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 17 का बी इसका आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 17 का बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ है। तो एक पंथ दो काज, इसका जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ जो है एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला है हमारा, शाक भाजी शब्द भूखा भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। शाक भाजी शब्द का भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, शाकाहारी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ठीक होगा। अगला है प्रश्न क्या 19 के बाद 20वां कह रहा है, हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है हमारा, 14 सितंबर को। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें जो है हमारा निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न संख्या 21 से 25 तक आपको इसमें 5 प्रश्न हल करने हैं, और इस तरीके का एक गद्यांश है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्नों के सटीक उत्तर विकल्प में लिखने हैं। तो देखिए, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मैं जल्दी से पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था, उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार प्रचंड गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने को तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, किंतु उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरों को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को अपने मुंह से पकड़ लेगा, और फिर तीनों मित्र दूसरे तालाब पर पहुंचकर एक साथ तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा कि यह उपाय अच्छा है, किंतु बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बातें मत करना, वरना तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुए ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों ने बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपने प्राण गंवा बैठा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी फालतू बातों में न पढ़कर अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब देखिए बच्चों, प्रश्न बहुत अच्छे हैं इसमें। अब देखिए, मैंने आपको स्टेंजा पढ़ दिया है, आप इसको क्या करेंगे, पॉज करके एक बार और पढ़ लेंगे। उसके बाद
अब इस कहानी को पढ़ लिया आपने, अब देखेंगे 3 मित्र कौन कौन थे। तो आप जानते हैं कौन कौन थे, तो 2 तो हंस थे और 1 कछुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है उत्तर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है दूसरे तालाब में किसको ले जाने की समस्या थी। तो देखो जब वो दूसरे तालाब की ओर जा रहे थे तो किसको ले जाने की समस्या थी, आपने पढ़ा और देखा भी, तो कछुए को ले जाने की समस्या थी, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था ना, इसीलिए। कछुआ उड़ता भी नहीं है, तो उसको कैसे ले आ रहे थे, वो डंडी के सहारे। ठीक है। तालाब का पानी क्यों सूख गया, तो प्रचंड गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख गया। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ते हैं अब। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर क्या होगा इसका ऑप्शन, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा लास्ट, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है, तो क्या है इसका है अपना नुकसान स्वयं करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपने देखा, आपने अभी तक 1 से 25 तक ये 2022 के जो मॉडल पेपर था इसको आपने हल किया। ठीक है। 2022 का ये मॉडल पेपर था, इसको आपने हल किया और देखा इसका हल। अब बात करते हैं हम 2023 की ओर। तो 2023 का भी देखेंगे आप, पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही आता है। ये राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का ही पूरा पेपर है और इंस्ट्रक्शन मैंने आपको जो पहले बताए थे वही निर्देश हैं इसमें, एक बार आप पॉज करके देख लेंगे। तो इसका हिंदी का पेपर देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि आप सब जानते हैं देवनागरी इसकी हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न क्या 2, दूसरा प्रश्न बच्चों, क वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है। आप जानते हैं क वर्ण का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। प्रश्न संख्या 3 है दीर्घ स्वर नहीं है। आपको मैंने दीर्घ स्वर बता रखे हैं, आ ई उ, ये सब क्या है दीर्घ स्वर हैं, जबकि हमारा री जो है दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। अगला है मैं विद्यालय जाता हूँ वाक्य में है। तो देखिए मैं पूछ रहा है, तो मैं क्रिया तो नहीं है, न विशेषता बता रहा है, न क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ये भी नहीं है। तो मैं क्या हुआ, हमारा सर्वनाम हुआ बच्चों। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का क्या हो जाएगा, सर्वनाम। अगला प्रश्न संख्या 5, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो आप जानते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं हम, वर्णमाला। ठीक है। आ गया प्रश्न संख्या 6, किसी शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दार्थ को कहते हैं। देखो अभी मैंने बस जब 22 का पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें बताया भी था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो किसी शब्द के बाद जो शब्द जोड़ते हैं उनको हम बच्चों प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यय। अगला प्रश्न संख्या 7, पावक। पावक का जो संधि विच्छेद है वो सही संधि विच्छेद है हमारा पौधन अक। ठीक है। तो इसको हम पावक। अच्छा, जिनकी समझ में जो चैप्टर नहीं आ रहा है मैं फिर बता देता हूँ, नवोदय की क्लास के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें जा कर के टॉपिक वाइज मैंने हर टॉपिक का, देखिए अगर आप जो है शब्दों के बारे में जानना चाहें, वर्णमाला के बारे में जानना चाहें, टॉपिक वाइज मैंने हर चैप्टर की वीडियो बना रखी है। आप एक एक वीडियो से जाकर के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। संधि विच्छेद की वीडियो देखें या समास की देखें, उसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्या है, नवोदय की क्लास। ठीक है। नवोदय की क्लास यूट्यूब वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है। देखिए शुद्ध शब्द कौन सा हमारा, आप देखेंगे ज्योत्सना। तो कौन सा सही हमारा, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बाकी ये तीनों क्या हमारे गलत हैं। ठीक है। अगला है हमारा, तो प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। अब कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम है। आप देखो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें जो आपको लगेगा लोभ पाप का कारण है, जो कि ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है। पाप कारण है पाप का लोभ, ये गलत वाक्य को क्रम से लगा रखा है, तो इसका क्रम जो लगेगा लोभ पाप का कारण है। प्रश्न संख्या 10 है, अर्धविराम लिखा जाता है। देखिए विराम चिन्ह वाली आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसको हम पूर्ण विराम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं, इसको हम अर्धविराम बोलते हैं और इसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। अब हमसे पूछा है अर्धविराम, तो अर्धविराम कौन सा है हमारा, अर्धविराम हमारा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। 11 कहता है कनक कनक शब्द
युग्म का सही अर्थ है? तो कनक, कनक का जो शुद्ध अर्थ है बच्चों वह है हमारा सोना और धतूरा, जो कि विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही है। सोना और धतूरा क्या है? कनक। एक पहले जो कनक है वो सोने का अर्थ है और दूसरा जो कनक है वो धतूरे का अर्थ है। ठीक है। अगला है पेड़ से पत्ता गिरता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था पेड़ से पत्ता यानी कि पेड़ मान लिया ये है हमारा, ये पेड़ बना दिया मैंने और इससे क्या गिर रहा है? ये पत्ता गिर रहा है। तो पत्ता ये हो गया, तो इससे पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। जब अलग होने का सेंस में से आएगा तो ये कौन सा कारक कहलाएगा हमारा? आप जानते हैं अपादान कारक, जो कि ऑप्शन ए है। तो ये पिछली बार भी पूछा गया था 2022 में और ये 23 के पेपर में भी आपको दिख रहा है और 24 में भी सेम आया था। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। जो बच्चे अगर और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वो कारक वाली वीडियो को देख करके पूरे उसमें कारक बता रखे हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं, सारी इसमें डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है। अगला प्रश्न क्या 13 को बहुब्रीहि समास। देखो समास का पेपर यहाँ प्रश्न आ रखा है। तो इसमें जो बहुब्रीहि समास होता है वो क्या होता है? इसमें दशानन होगा। और दशानन क्यों होगा? क्योंकि देखो 10 हैं शीश जिसके अर्थात दशानन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें जो तीसरा अर्थ जो आता है निकल करके 10 हैं शीश जिसके अर्थात कौन हुआ? वो रावण। तो ये तीसरे का अर्थ जो बता रहा है तो वह हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है भाई। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 14। अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? समास। क्या बोलते हैं बच्चों? समास। इसको भी ध्यान रखना है। जब अपने विभक्ति चिन्हों को हम छोड़ करके क्या करते हैं? आपस में मिलने वाले शब्द को हम बोलते हैं समास। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 14 के बाद 15 का था जो जानने को उत्सुक हो तो उसको क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। क्यों? जैसे आपको आज हमने कोई कहानी सुनाई आधी, और आधी कहानी हमने कहा कल सुनाएंगे, तो आपके मन के अंदर क्या होगी? जिज्ञासा होगी कि अब सर कौन सी कहानी बताएंगे या अब उसके आगे क्या होगा, वो जानने की क्या होगी? आपके अंदर जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा जिसके अंदर हो या उत्सुक हो वो बच्चा क्या कहलाएगा? जिज्ञासु। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। अब आरोह का विलोम शब्द है। आरोह का बच्चों विलोम शब्द क्या होगा? आप जानते ही हैं आरोह, ये गणित में भी आप पढ़ते होंगे आरोही अवरोही, तो वही है। आरोह का क्या होगा? अवरोह यानी कि अवरोही। ठीक है। आगे है लोचन का पर्याय है। लोचन क्या है हमारा? चक्षु। लोचन आँख यानी कि नयन। नयन जो है ये नयन का यह पर्यायवाची शब्द है। आपको और बता देता हूँ मैं, विलोम शब्द की अलग हमारी एक वीडियो है और पर्यायवाची की अलग वीडियो। तो आप पर्यायवाची और विलोम शब्द वहाँ से भी अपना पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला है आग बबूला होना। आग बबूला होने का अर्थ है बच्चों क्या होगा? आग बबूला होना क्रोधित होना। क्या होना? क्रोधित होना, आग बबूला होना। अगला है हमारा यक्ष, त्र और ज्ञ। तीनों क्या हैं? देखिए संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। तो मैंने आपको बता भी रखा है, वैसे हमने 4 बता रखे हैं। संयुक्त क्या होता है? जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ। जैसे क और स से मिलकर के क्या बनता है हमारा? यक्ष। त और र से मिलकर के त्र, ज और यो से मिलकर के ज्ञ, और स और र से मिलकर के श्र। तो ये 4 शब्दों से 4 शब्द हमारे संयुक्त व्यंजन के होते हैं। यहाँ इसने 3 दे रखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 20। सम्राट। सम्राट का जो स्त्रीलिंग है वो है हमारा सम्राज्ञी। ठीक है। ये जो बच्चों ने कर रखा है टिक, ये किसी बच्चे ने कर रखा है, वो गलत है उत्तर इसका। ठीक है। तो सम्राज्ञी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 से 25 की ओर, यानी कि जो हमारे गद्यांश आते हैं। देखो बच्चों पेपर का वही पैटर्न रहता है, राजीव नवोदय में पैटर्न नहीं बदलता है। मैं बार बार कह रहा हूँ। इसको क्या करेंगे आप खुद पढ़ लेंगे, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और आप इनके प्रश्नों को पहले क्या करेंगे? इसको गद्यांश को पढ़ लेंगे और फिर इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे सरस्वती की पूजा कब होती है। तो सरस्वती की पूजा आप जानते हैं, आप इसमें लिखा भी है सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी को होती है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 22। विद्या और ज्ञान की देवी इसमें किसे कहा गया है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या दुर्गा को? तो किसे कहा गया है? सरस्वती को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला है हंस का, हंस प्रतीक है। हंस किसका प्रतीक है? सत्य, सत्यासत्य निर्णय का। सत्यासत्य ये निर्णय जो है इसका ये प्रतीक है। अगला प्रश्न का 24 कह रहा है बच्चों जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है। तो कौन सहायक है? संगीत। ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है इसका, किन से अच्छे विचार और ज्ञान
पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो किससे करनी चाहिए? आप सब जानते ही हैं, हमें ज्ञान कौन देती है? माँ सरस्वती। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ये जो आज का आपने पेपर देखा ये 2023 का था। अब जो आखिरी पेपर आज को कराने जा रहा हूँ, ये जो 17 मार्च को पेपर हुआ था और जो अब आपका पेपर होने जा रहा है बच्चों, वो कब हो रहा है आपका? 9 मार्च को। तो 9 मार्च 2025 को आप पेपर दोगे। और ये जो पुराना पेपर 2024 को हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था। कब हुआ था? 17 मार्च को। ये डेट याद नहीं रखनी है, मैं बता रहा हूँ। पिछली बार भी मार्च में हुआ था, इस बार मार्च में हो रहा है, मगर 17 से पहले हो रहा है। ठीक है, 9 मार्च को ध्यान रखना है। अब आपकी परीक्षा की तिथि है बच्चों 9 मार्च 2025, दिन रविवार। अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर आप परीक्षा दोगे। तो अब इसका 2024 का पेपर देख लेते हैं हिंदी का। इसमें पहला है आपका प वर्ण किस वर्ग में आएगा? प वर्ण। देखो प आप बोलेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा, नहीं तो आप ये स्थान वर्ण वाली वर्णमाला वाली वीडियो देखेंगे, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। प वर्ण जो है बच्चों किस में आता है? आपके ओष्ठ में आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। अगला बढ़ते हैं हम। प वर्ग के बाद दूसरा प्रश्न है आम्र शब्द है। अब देखिए आम्र शब्द क्या है हमारा, आप जानते हैं। आम्र शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम होगा। संस्कृत के जितने शब्द हैं वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है वर्णों के उच्चारण समूह को कहते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? आप जानते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किस शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश को कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसके आगे अगर हम कुछ शब्द जोड़ दें तो उसे बोलते हैं उपसर्ग, और अगर बाद में जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रत्यय। ठीक है, अगर कुछ शब्द बाद में जुड़ रहा है तो प्रत्यय और पहले जुड़ रहा है तो उपसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5, पवन का संधि विच्छेद है। बहुत अच्छा प्रश्न है। पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। त वर्ण का उच्चारण स्थान है। आप देखेंगे त वर्ण का उच्चारण स्थान है, आप खुद मुंह से भी बोल के देखेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वह कहाँ लगती है? दांत पर लगती है। तो ये दंत जो हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा त वर्ग का। त थ द ध न, ये सब हमारे क्या हैं? दंत वाले उच्चारण स्थान होंगे। अगला है हिंदी में विस्मयबोधक। देखो विस्मयबोधक भी बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है विस्मयबोधक क्या होता है हमारा। विस्मयबोधक चिन्ह जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। विस्मयबोधक इस तरीके से होता है, ये जो होता है हमारा पूर्ण विराम होता है, ये जो हमारा अर्धविराम होता है, और ये जो हमारा क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से जो लगता है कॉमा, जिसे हम बोलते हैं, इसे अल्प विराम बोलते हैं। इस वाले को हम अर्धविराम बोलते हैं। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे पूर्ण विराम और इसे विस्मयबोधक चिन्ह। अब जरूरी नहीं है बच्चों आपके पेपर में ये आए, हो सकता है ये अर्धविराम आ जाए, हो सकता है अल्प विराम आ जाए, यह हो सकता है अल्प विराम। क्या लिखते हैं? ध्यान रखना है इसे, अल्प विराम, अल्प और विराम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में ऐसे ही आता है बच्चों, अलग से कुछ नहीं आएगा। जो मैंने आपको पढ़ा रखा है हिंदी में, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, डिक्टो ऐसे ही आएगा। ठीक है, कुछ हो सकता है विलोम शब्द अलग पूछ ले, मगर आपको तैयारी पूरी रखनी है। देखो आस्तिक, आस्तिक का क्या होगा? ये भी मैंने विलोम शब्द की जो सीरीज बनाई है, ये शब्द डाल रखा है। तो आस्तिक का बच्चों हो जाएगा हमारा नास्तिक। ध्यान रखना है, आस्तिक का नास्तिक। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 9, अली अली। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अली अली जो है, इसका जो है सही अर्थ क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए। अली मतलब क्या होता है? भौरा, और अली का मतलब होता है सखी। ये थोड़ा टिपिकल दिया था पिछली बार। अली अली का मतलब हो जाएगा भौरा और सखी। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 10, जो बहुत कम बोलता है उसके लिए एक शब्द। इसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो जो कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो ज़्यादा बोलता है उसको तो हम, जो सॉरी बहुत बोलता है, कम नहीं ज़्यादा बोलता है, तो इसको हम बोलते हैं वाचाल। जो ज़्यादा बोलता है बच्चा उसको क्या बोलते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 11वां प्रश्न है हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास आप जानते ही हैं, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबोदर। ठीक है, ये लंबोदर क्या हो जाएगा? लंबोदर जो है हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, बाकी अगला है हमारा 12वां प्रश्न, हिमालय से गंगा निकलती है। देखो बार बार मैं बता ही रहा था आपको, 22, 23, 24 लगातार तीनों साल यही आपका उदाहरण पूछा गया है। और कौन सा कारक होता है ये? अपादान कारक। हो सकता है इस बार भी अपादान कारक का पूछ ले, मगर आपको याद रखना है कि ये हिमालय से गंगा निकल रही है। मान लिया ये हिमालय है
और यहाँ से क्या कर रही है, गंगा निकल रही है। तो क्या कर रही है, गंगा यहाँ से अलग हो रही है। अलग होने का सेंस में क्या आता है, अपादान कारक। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। अगला हमारा श्याम सोता है। इस वाक्य में सोना जो है क्या है, सोना कैसी क्रिया है, तो सोना कैसी क्रिया है बच्चों, अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको बता रखा है सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में भी। जिनको नहीं आता तो वो क्रिया वाली वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न क्या 14, क्रोध इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है। तो किस प्रकार की संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है बच्चों। कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। अगला, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के मैंने आपको बता भी रखा है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं हमारे, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं व्यंजन के। अगला है प्रश्न क्या 16, त्र किस प्रकार का वर्ण है। तो किस प्रकार का वर्ण है आप जानते ही हैं, अभी बताया भी था आपको, संयुक्त व्यंजन। क्यों है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि यक्ष, त्र और ज्ञ और श्र ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ध्यान रखना है, स जो बनता है वो स धन र से बन रखा है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या 17, प्रश्न 17 क्या, सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब देखो कौन सा है नहीं करा, कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं, देखो सविता जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है, आदित्य जो है सूर्य का पर्यायवाची है, मार्तंड जो है सूर्य का पर्यायवाची है, जो कि वृंद जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसकी ट्रिक भी होती है। अगर आपको सूर्य के ज़्यादातर पर्यायवाची याद हैं, जैसे मेरे को मालूम था सविता इसका पर्यायवाची है, ये भी इसका पर्यायवाची है सूर्य का, और मार्तंड भी। अब मेरे को मालूम है तीनों सूर्य के हैं, तो ये बचा, ये क्या हो जाएगा अपने आप ही सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो अपने आप ही ऑप्शन हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रश्नों में अपना अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं हम। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, संधि कहते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं, संधि। 2 वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा था पोधन अन पवन। आगे दिए गए मुहावरे कलेजा ठंडा होने के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसी आशय से विकल्प को चुनिए। तो कलेजा ठंडा होना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, संतोष होना। ठीक है, क्या होना, संतोष होना। ना मर जाना आएगा, ना बहुत खुश होना, ना किसी को कष्ट देना, क्या होगा, संतोष होना। अगला, काला घोड़ा दौड़ा। काला घोड़ा एक होगा कोई, वो दौड़ रहा है, तो इस वाक्य में क्या कर रहा है, काला जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी विशेष संज्ञा क्या होती है हमारी, किसी वस्तु प्राणी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो विशेषता बताए। कारक 8 होते हैं, ये कारक नहीं होगा, क्रिया भी नहीं है, तो काला क्या होगा हमारा, विशेषता बता रहा है किसकी, घोड़े की। ठीक है, तो काला जो शब्द है वो क्या है, विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब आज का जो प्रश्न संख्या 21 से 25 तक है उसे आपको देखना है। इसमें देखो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, इसमें लिखा भी है, आप देखेंगे ध्यान से। 21 से 25 तक निम्न गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर यानी कि विकल्प लिखिए। क्या है देखो, ये आप अपने आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर पॉज कर लेंगे, पढ़ने के बाद फिर अपने आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे आपको उत्तर बताता हूँ। इसका पहला उत्तर जो होगा वो होगा बच्चों, क्या है प्रश्न पहला हमारा, किस देश का अतीत महान और गौरवमय रहा है। तो किस देश का रहा है, भारत का। ठीक है, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो भारत का है। इसमें आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको उत्तर देखने को मिल जाएगा सही। भारत का जन्मदाता है, तो किसका है, भारत किसका जन्मदाता है, लोकतंत्र का। किसका बच्चों, लोकतंत्र का। अगला प्रश्न है, कालिदास थे, तो कालिदास क्या थे हमारे, महाकवि थे। आप देखोगे इसमें लिखा है एक जगह महाकवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या 24, अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। अहिंसा और सत्य के पुजारी कौन थे, आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जो है अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, भारत की महान भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप पढ़ोगे तो इसमें दिखेगा आपको भारत माता। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ ताकि आपको आने वाले सवाल जो हैं बच्चों उनमें लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।